बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। इस हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का पहाड़ तोड़ दिया है। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब अवाम को ये मनहूस, ये बुरी खबर नहीं मिलती कि भाई आज क्या महंगा हुआ है। लेट इट बी एनीथिंग, अशिया ज़रूरिया से लेकर के डॉलर की प्राइसेस हो, हर चीज़ आसमान से बातें कर रही है। वो हुकूमत जो कि अवाम को राहत दिलाने के वादे से हुकूमत में आई थी, वो जो पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस महीने में एक बार बढ़ा करती थी, कभी 2 महीने के बाद एक बार बढ़ा करती थी, सिर्फ अपना ख़जाना भरने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए इस हुकूमत ने उन्हीं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की नज़रसानी हर 15 दिन के बाद कर दी। और अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूँ तो एक महीने के अंदर हम देखते हैं कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस हैं वो 3 बार बढ़ा दी जाती हैं। पेट्रोल बढ़ता है तो सब कुछ बढ़ता है, यहाँ तक कि वो जो रेलवेज़, वो उन्होंने भी अपनी टिकट्स के अंदर 10% इजाफा कर दिया, कंसिडरिंग दैट कि जो रेलवेज़ है वो किसी हायर जो क्लास के लोग हैं उनकी सवारी नहीं है, एक बहुत ही मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास लोगों की सवारी है जो कि आमदोरफ्त के लिए रेलवेज़ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्योंकि पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। ये है अवाम की बात। अब अवाम की तकदीर का फैसला करने वाले हुक्मरानों की बात भी कर लेते हैं। जब इमरान साहब आए सरकार में तो उन्होंने ये वादा किया कि भाई वो अवाम को सबसे ज़्यादा राहत देंगे। तो आते ही उन्होंने बड़ा ही सादगी का प्रचार किया, अपने ऑस्टेरिटी ड्राइव का एक मंजन बेचा। आते ही प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर कुछ पुरानी गाड़ियाँ, कुछ गायें भैंसें बेच दी और खूब वाह वाह बटोरी कि देखो भाई कितना सादा, कितना ऑनेस्ट वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तारीख में उनको मिला है। लेकिन बाद में फिर हमें पता चला कि ये वही इमरान खान साहब हैं जो अपने दफ्तर भी हेलीकॉप्टर पर जाते हैं और हेलीकॉप्टर से नीचे उतरना शायद अपने शायान शान समझते हैं। बिल्कुल वैसे, क्योंकि मैं अक्सर कहती हूँ कि छोटे बड़ों को ही देखकर सीखते हैं। तो उस्मान बुज़दार का भी जो इंतखाब है वो इसीलिए किया गया था खान साहब के मुताबिक कि वो इतने सादा हैं कि उनके घर में तो बिजली भी नहीं है। लेकिन उनकी सादगी का आलम ये देखिए कि उस्मान बुज़दार ना सिर्फ अपने ऊपर की गई तनकीद से बिल्कुल बेखबर हैं, अपनी आवाम की मुश्किलात से भी बिल्कुल बेखबर हैं। बिल्कुल ये ख्वाहिश का इजहार कर बैठते हैं कि भाई जो 2018 की 1300 सीसी गाड़ियाँ उनको और उनकी काबीना को दी गई हैं वो कुछ शायान शान नहीं है। सो लिहाजा उस्मान बुज़दार साहब को भी एक बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए। ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि उस्मान बुज़दार साहब के पास ऑलरेडी 15 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ मौजूद हैं, और लेकिन एक और उनको गाड़ी चाहिए बुलेट प्रूफ। और साथ ही साथ अपनी जो काबीना है उनके लिए भी उनको नई गाड़ी चाहिए। और कौन सी नई गाड़ी चाहिए? 2018 वाली नई गाड़ियाँ 1300 सीसी की नहीं चाहिए, उनको चाहिए 2021 की 1800 सीसी गाड़ियाँ, क्योंकि वो साईं बुज़दार की काबीना को सूट करती है। अब क्या हुआ, जोक ऑफ द ईयर ये होता है कि भाई जब उस्मान बुज़दार साहब अपने बाबुओं को कहते हैं कि भाई इसकी समरी तैयार की जाए, तो बाबू समरी तैयार करते हैं कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि इस टाइम पर पंजाब में मुशीरों को मिलाकर टोटल कैबिनेट 47 पीपल की है। अलीम खान ने ये पर्क्स लेने से इनकार कर दिया तो 46 गाड़ियां होंगी, जिसका बजट बाबुओं ने कोई 18 करोड़ 65 लाख रुपए बनाया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जब ये समरी पहुंचती है बुज़दार साहब के पास तो बुज़दार साहब को ये पैसे भी कम लगते हैं। कितने सादा वज़ीर आला हैं, कहते इतने कम पैसे। पूछते हैं कि मुझे बताएं कि मैं कितनी काबीना रख सकता हूं। उन्होंने कहा मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू द बुक आप 51 की कैबिनेट रख सकते हैं। तो उस्मान बुज़दार साहब ने कहा कि हाँ, अगर कल को मैं अपनी वुज़रा की तादाद में, मुशीरों की तादाद में इजाफा कर देता और 51 तक नंबर पहुंच जाएगा तो मुझे ऑल टुगेदर सारा ये एक्सरसाइज दोबारा करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि भाई 18 करोड़ 65 लाख का जो बजट है उसको ऑटोमेटिकली 51 के फिगर पर लाए, यानी 51 नई गाड़ियाँ जो कि उनकी काबीना के शान शान होंगी, और बजट हुआ कोई लगभग 21 करोड़ रुपए का। ये है बस एक सादा सी मिसाल उन लोगों की जिनके पेट्रोल के पैसे हम आवाम देते हैं, जिनकी गाड़ियों के पैसे हम आवाम देते हैं। लेकिन जब महंगाई बढ़ती है, जब मुसीबत आती है, तो सिर्फ पिस्ता आम इंसान है। पाकिस्तान की अशराफिया और पाकिस्तान के ये हुक्मरान अपने ऊपर रत्ती भर फर्क नहीं आने देते। मेरे साथ मौजूद हैं जी आज आलिया हमजा साहिबा हैं, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, सिटिंग MNA हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वन ऑफ माई वेरी डियर फ्रेंड हिना परवेज़ भट्ट मुझे अभी थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगी। MPA हैं, PMLN को रिप्रेजेंट कर रही हैं। फैसल कुंडी साहब हैं, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तीनों लोगों को मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आलिया, आई रियली वांट टू लिसन टू यू। इक़्तिदार में आने से पहले आप तो कहते थे साइकिल पर ऑफिस जाता है फलाना फलाना वज़ीर आज़म, मुझे लगा आप लोग भी साइकिल पर ऑफिस जाएंगे। बिल्कुल वैसे उस्मान बुज़दार साहब को इसलिए वज़ीर आला लगाया गया क्योंकि इतने सादा हैं, उनके तो घर में बिजली तक नहीं थी। लेकिन अब इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ, 51 काबीना के हिसाब से आप नई गाड़ियाँ ले रहे हैं और लगभग बजट है 21 करोड़ रुपए का, ये भी कम लग रहा है क्या?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बीनिश, मैंने आपका सारा इंट्रोडक्शन सुना। जवाब में मैं सिर्फ एक शेर ही कह सकती हूँ, दोपहर तक बिक गया बाजार का हर झूठ और मैं एक सच को लेकर शाम तक बैठा रहा। पहली तो बात है कि ये जो गाड़ियों वाली बात थी, इस बात के ऊपर हम ये बता चुके हैं कि हम एक भी नई गाड़ी नहीं खरीद रहे हैं। और उसके अलावा मैं बड़ा मजे का आपको कंपैरिजन बता देती हूँ, मैं इसीलिए अच्छा किया कि आपने मुझे ये बता दिया। नून लीग के दौर में 119 नई गाड़ियां खरीदी गई वजीर आला ऑफिस के लिए। नई गाड़ियां होने के बावजूद उनकी रिपेयरिंग का खर्चा भी 4 करोड़ था। मौजूदा हुकूमत ने कोई नई गाड़ी नहीं खरीदी और ना खरीदनी है। फिर भी जो पुरानी गाड़ियां थी, यानी नई गाड़ियां खरीदी, उनकी रिपेयरिंग 4 करोड़ में करवाई। हमने वही पुरानी गाड़ियां इस्तेमाल की और 1.5 करोड़ में रिपेयरिंग कराई। लाहौर के अंदर 3 सरकारी दफ्तर होने के बावजूद शहबाज शरीफ साहब 5 जाती अपने कैंप ऑफिस रखते थे। आज बुजदार साहब ने एक भी कैंप ऑफिस नहीं रखा हुआ। यहां पर 8 साल के बाद पंजाब हुकूमत ने, जब पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन 40% है, मेट्रो का ठेका 57% सस्ता किया। ये परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, लेकिन मीडिया एक पे क्या दिखा रहे, एक पे क्या दिखा रहे। आज मुझे याद आया, आपने कहा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, याद है वो वजीर आजम साहब जिनके नाश्ते, सीरी, पाए, लस्सियां तक हमारी हेलीकॉप्टर के ऊपर जाया करती थी? याद है वो वजीर आजम आपको, जिन पर फूलों की पत्तियां ना अहल होने के बावजूद वो सरकारी प्रोटोकॉल भी लेते थे? वहां पर उनकी जाती उम्रा के ऊपर, जो उनके ऊपर सरकारी जो एहलकार होते थे, वो पूरे लाहौर की सिक्योरिटी से ज्यादा वहां जाती उम्रा के ऊपर, और जब वो नाअहल भी हो चुके थे, आज तक वो जो गाड़ियां उन्होंने ली हुई है ना, वो भी आज तक मरियम बीबी यूज करिए। बात सिर्फ इतनी है, बात एक वर्ड होता है, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। अब मैं इस बात को क्यों ये कहना पे मजबूर हुई हूं, बात सिर्फ इतनी है, जिन्होंने महंगी बिजली बनाई, ठीक है, आज वो हमें गालियां दे रहे हैं। जो सस्ती बिजली बनाने के लिए 40 साल के बाद डैम्स और आप जो पानी के मंसूबे लगा रहे हैं, आज हम गालियां खा रहे हैं। ये लोग जो हैं, मतलब आज तक अगर हम ये बात करते हैं, गंदम ये तबाह करके गए, गन्ना ये तबाह करके गए, कॉटन ये तबाह करके गए। आज तक इन्होंने कहसान 120 रुपया गन्ने की कीमत लेता था, उसने गन्ना उगाना छोड़ दिया, आज 320 रुपए हम उसको दे रहे हैं। गंदम वाला इसी तरह 1300 रुपया लेता था, आज 1850 रुपया ले रहे हैं। तो बम्पर क्रॉप आ रही है। कॉटन के हालात आपके सामने थे, बम्पर उसकी क्रॉप आ रही है। हम ये क्यों नहीं बताते कि हमने सब कुछ इस मुल्क को धकेल दिया था कि जाओ 100 का डॉलर करो, बाहर से एक एक चीज इंपोर्ट करो और यहां पर सारी इंडस्ट्रीज बंद करके रख दो। बात सिर्फ इतनी है, मुश्किल वक्त रिफॉर्म्स जब आती है, रिफॉर्म्स आर पेनफुल। एक मुल्क जो आपका वेंटिलेटर के ऊपर था, आज वो जब वापस आ रहा है, हम उसको वापस लेकर आ रहे हैं। फैसले मुश्किल हैं क्योंकि पूरी दुनिया के हालात मुश्किल है, बट ये कंपैरिजन नहीं हो सकता। एक हुकूमत जो 1 किलोमीटर के ऊपर 20 करोड़ जायद लेती हो 2013 के मुआहदे करके, और एक हुकूमत जो 1 किलोमीटर पे 20 करोड़ बचा रही हो, उसमें फर्क होना चाहिए और ये आप लोगों ने बताना है। रीजन सिर्फ इतनी है, कंपैरिजन आप बुजदार साहब से कर लें, उनके ऑफिस एक्सपेंडिचर्स पे कर लें, उनके बिल्स पर कर लें, हर चीज इतनी 40% इन्फ्लेशन होने के बावजूद कम हुई है। उनके सारे एक्सपेंडिचर्स, उनके एक एक जो चीज है, और हम कोई नई गाड़ियां नहीं लेने जा रहे। ये मैं आपको फैक्ट्स के साथ बता रही हूं कि कोई ऐसा काम नहीं होने जा रहा। ठीक है फैसल, इन्होंने तो बचत ही बचत की है, अवाम के लिए दूध और शहद की नहरें बहाई हैं, तो फिर महंगाई कैसे बढ़ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आलिया साहबा ने की बातें मैं भी सुन रहा था। अब मैं शॉर्टकट ये बात करूंगा कि हमेशा ये कहते हैं मईशत मजबूत हो गई है, माजी की हुकूमतों ने मुल्क को बिल्कुल तबाह कर दिया है, इस दफा इनकी बम्पर क्रॉप हुई है गन्नम की और गन्ने की। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपकी मईशत बहुत मजबूत हो चुकी है, तो डॉलर क्यों इतना ऊपर चला गया है, तेल के रेट्स क्यों इतने हाई हो गए हैं, रोजमर्रा की अशिया क्यों महंगी हो गई हैं, 2 वक्त की रोटी क्यों महंगी हो गई है? अगर अभी गंदम की बम्पर क्रॉप हो गई है तो आप गंदम आज इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? तो फिर तो 2 वक्त की रोटी सस्ती होनी चाहिए थी। अगर आप गन्ने की बम्पर क्रॉप हुई है तो आपकी चीनी सस्ती हो जानी चाहिए थी। आज जब हमें वज़ीर आज़म साहब मदीने की रियासत की जब हमें खड़े होते हैं और लेक्चर देते हैं, जब उनसे हम कहते हैं कि तोशे खाने का हिसाब दें, तो वो कहते हैं कि नहीं ये तो माल गनीमत है, तो मैंने खुद ही लूटना है, मैं क्यों तोशे खाने का हिसाब दूं। जब हम उनसे कहते हैं
कि आप जो है इस चीज़ों की अगर हम वज़ीर आला साहब से पूछते हैं पंजाब के कि आपके पास कितनी गाड़ियाँ ज़ेर इस्तेमाल, तो कहते हैं ये हम नहीं बता सकते। भाई मदीने की रियासत में तो सब कुछ खुलेआम होता था, ये नहीं बता। अगर आप कहते हैं कि आपने सब कुछ ठीक कर दिया है, तो अगर वज़ीर आला साहब कह देते हैं कि मेरे पास तो सिर्फ 1 गाड़ी है, 2 गाड़ियाँ हैं, 10 गाड़ियाँ हैं या 50 गाड़ियाँ, तो पता चल जाता है कितनी इस्तेमाल में है। छुपाने की क्या जरूरत है कि आप कहते हैं कि हम छुपा रहे हैं, हम नहीं बता सकते। ये तो देखें, अगर आप मदीने की रियासत की बात करते हैं, वो चीजें तो सब कुछ खुली होती थी। हम जब ये कहते थे कि ये चीजें हम प्रोटोकॉल के लिए इस्तेमाल नहीं करते, ये सिक्योरिटी रीजन है, उस वक्त तो हालात खैर बहुत ही खराब थे जब हमारी हुकूमत थी। आपको भी पता है जब कुछ धमाके थे, थे। आज जब ये कहते हैं, आज ये कहते हैं कि नहीं ये तो हम भी जो है सिक्योरिटी की वजह से मजबूरी है। तो जब हम उस वक्त कह रहे थे तो उस वक्त हमें ताने देते थे कि ये जो प्रोटोकॉल लेते हैं, आज ये बताएं कि ये कितना प्रोटोकॉल लेते हैं। कि वज़ीर आज़म सब हेलीकॉप्टर में नहीं आते, वज़ीर आज़म हाउस की तरफ। फैसल आप खुद डेप्यूटी स्पीकर रहे हैं, आपने बहुत हाई प्रोफाइल ओहदे भी एंजॉय किए हैं अपनी दौरे हुक्मरानी में। आप मुझे प्लीज़ एक चीज़ ये क्लियर करें कि अगर 1300 सीसी गाड़ी से आपने 1800 सीसी गाड़ी पर जाना है, कोई रोकने वाला नहीं है। मुझे सिंपल एक चीज़ बता दें कि मैं अपने हुक्मरानों का पेट्रोल क्यों भरूं, मैं अपने हुक्मरानों के लिए नई गाड़ियों के पैसे क्यों दूं जब हमारा किचन चलना मुश्किल है। लेकिन अभी रिसेंटली एक समरी मैं देख रहा था, टीवी पे भी चल रही थी कि वज़रा के लिए गाड़ियां दी जा रही नहीं। एक तरफ तो आपने आके गाड़ियां नीलाम की, बेची कि बोझ है, पैसों तक आपने भेज दी प्राइम मिनिस्टर हाउस की, दूसरी तरफ आप गाड़ियां खरीद रहे हैं। मतलब ये कहाँ का आप मतलब है कि आपकी मंतक है कि एक तरफ आपने बेच दिया है, अब आप कह रहे हैं कि हम, और आपके ज़ेर इस्तेमाल जितनी गाड़ियां बताना पसंद नहीं करते, उनका पेट्रोल कौन मतलब है कितना इस्तेमाल होता है वो बताना पसंद नहीं करते। आप आज नहीं बताएंगे लेकिन कल तो ये पता चलेगा सब सारी दुनिया के आप लोगों ने क्या गोल खिलाए। तो लेकिन ये चीजें जो है, आज मुझे बताएं कि जब वज़ीर आज़म साहब हमें कहते थे, जब ये पूछने में थे कि पेट्रोल महंगा होता है तो वज़ीर आज़म जो है या हुक्मरान जो है वो चोर होता है, अगर बिजली और गैस महंगी होती है तो ये हुक्मरान चोर होता है, अगर डॉलर जो है रुपया डिवैल्यू होता है तो हुक्मरान चोर होता है। आज बताएं कि हम किसको चोर कहें। आज हमें बताएं कि वज़ीर आज़म साहब हम बिजली का बिल जलाएं, हम गैस का बिल जलाएं, हम सिविल नाफरमानी करें, हम क्या करें हमें बताएं, ये हमें बताएं कि हम क्या करें। इनका आसान तरीका ये है, या ये कोविड के खाते में डाल देते हैं या माजी के हुक्मरानों के खाते में डालते हैं। भाई आपने 8 साल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की, आपने 3 साल से ज्यादा जो है अपने मरकज में हुकूमत की और पंजाब में की और बलूचिस्तान में की, तो ये चीजें जो हैं वो आप बताएं आपने क्या ठीक किया। आज आपका हाल ये है कि आपके इत्तेहादी आपसे नाखुश हैं, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है, पंजाब में भी आपके इत्तेहादी जो है वो कुछ बोलना शुरू हो गए हैं, एमकेएम भी बोलना शुरू हो गई है। एक दिन आएगा कि एमकेएम वाले हमारे भाई कहेंगे जी कराची पैकेज और हैदराबाद पैकेज नहीं हो और हम ये उड़ के जा रहे हैं। कोई और इत्तेहादी बोलेंगे कि जी बलदियाती इलेक्शन नहीं हो सके या गवर्नेंस ठीक नहीं थी, ये हम जा रहे हैं। हमारे साथ भी हुआ है, इनके साथ भी होने वाला है, ये चीजें होंगी क्योंकि जब दिन नजदीक आते हैं तो लोग छोड़ना। हिना आ गई हैं जरा। हिना और पीएमएलएन ने आज बहुत ज़्यादा एहतजाज किए पंजाब असम्बली में, लेकिन मुझे एक वक्फा लेना है हिना से बिल्कुल कोई रिस्पांस लेने से पहले। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा हैं मेरे साथ, फैसल कुंडी साहब हैं मेरे साथ, आलिया हमजा साहिबा हैं मेरे साथ। हिना, ये हुकूमत 2018 मॉडल की पुरानी गाड़ियां देकर अपग्रेड कर रही है, 2021 मॉडल की गाड़ियां ले रही है लगभग 21 करोड़ रुपए के बजट के साथ। आपने कुछ नहीं किया, आपको कुछ नहीं पता इस बारे में? बीनेश, सबसे पहले तो मैं स्ट्रांगली कंडेम करना चाहूँगी जो हमारी एक एमपीए के ख़िलाफ़ एक हरासमेंट कैंपेन की जा रही थी और आज बड़ा अच्छा किया उन्होंने साइबर क्राइम एक्ट के तहत एफआईए में उसके अगेंस्ट एक्शन भी दिया। तो आई थिंक और ख़वातीन जो इस चीज़ों से गुजरती हैं और स्पेशली ऐसे लोग जो ऑपरेट करते हैं, जो ख़वातीन को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, डिसऑनर करते हैं, तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप दैट हैज़ बीन टेकन। और आई थिंक इसके बाद हम इस चीज़ को निप इन द बड करें कि जो लोग फेक वीडियोस या उसकी वालिद के साथ तस्वीरें या पुरानी तस्वीरें उठा के इस तरह कैंपेन स्टार्ट करते हैं, दिस शुड बी फिनिश्ड। ये चाहे मैं हूँ, चाहे आलिया हमजा हो, चाहे कोई जर्नलिस्ट हो, एनीवन। सो ऑल ऑफ अस वी स्टैंड एंड थैंक यू फॉर द मीडिया एंड एवरीवन हु हैज स्टूड बाय इट। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इतना एक्साइटिंग मैच हो रहा है और आपने हमें यहाँ शोज पे बिठा लिया है। मैच जितना भी एक्साइटिंग हो, बेस्ट ऑफ लक टू द पाकिस्तान टीम, क्योंकि आपको पता है कि सिक्योरिटी अलर्ट की वजह से न्यूजीलैंड ने हमें यहाँ से पाकिस्तान से चले गए। वहाँ हमें तब लग रहा था
कि इमरान खान साहब का फेलियर है क्योंकि वो फ़ोन करके कन्विंस नहीं कर सके। हालांकि शहबाज गिल ने अभी भारत से जब हम मैच जीते तो सारा जो क्रेडिट है वो इमरान खान साहब को दे दिया कि उनके कप्तान की वजह से। सो आई फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट ऑफ लक टू द पाकिस्तान टीम, यू आर द फेवरेट एंड आई एम श्योर दैट यू विल विन। इसीलिए तो मैं कहती हूँ मैच जितना भी एक्साइटिंग हो, टॉक शोज जो है ना जहाँ पे पॉलिटिशियंस इकट्ठे हो जाते हैं उससे बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू कहीं नहीं होती। देखिए उस्मान बुज़दार की आपने बात की, तो उस्मान बुज़दार अवाम का तो वज़ीर आला है नहीं, ना पंजाब का वज़ीर आला है, वो तो सिर्फ अपने वज़रा को या कुछ ATM मशीन्स को जो है रिलीफ देने के लिए। और अभी मैंने सुना है कि शायद उन्होंने 51 कार्स जो है उनकी अप्रूवल ले ली और अब शायद 2-3-4 वज़रा भी इंक्रीज कर लेंगे। तो उस्मान बुज़दार से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। उस्मान बुज़दार सिर्फ तौंसा शरीफ का वज़ीर आला है, अपने ATMs का वज़ीर आला है और पंजाब की काबीना का वज़ीर आला है। और यही लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमें ऑस्टेरिटी मगर आलिया इस खबर को रद्द कर रही है, जो ऑस्टेरिटी ने इस खबर को रद्द कर जो हमें ऑस्टेरिटी जो ड्राइव के बारे में बातें करते थे, उन्होंने सवाए अपने ATMs को नहीं। आप ये चले एक रद्द करिए खबर, लेकिन आप मुझे बताएं कि इस वक्त 70 सालों से मैक्स आपकी जो मुल्क है इन्फ्लेशन हाईएस्ट है। अभी आज मैं ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की खबर देखती थी दोबारा कि 14.44% आपकी महंगाई है, ठीक है। अवाम जो है वो 20,000 की तनख्वाह मिनिमम वेज, उसमें से क्या क्या करेगी? बिजली के बिल देगी, पेट्रोल के बिल देगी, बच्चों की स्कूल की फीस देगी। इनके वज़रा आके कहते हैं कि 2 रोटियों की जगह 1 रोटी खाओ, 10 दाने चीनी की जगह 8 दाने चीनी के डालो। तो मेरी बात सुनिए, इनको तो बात ही नहीं करनी चाहिए। ये तो कह रहे थे मैं साइकिल पे जो आऊँगा पार्लियामेंट हाउस। तो उस्मान बुज़दार ने ना ही तो कोई परफॉर्मेंस दी है, उसने सवाए अपने ATM को जो है उनको सवाए फ़ायदा देने कुछ नहीं कहा। और बिल्कुल आप शायद मेरे से ये क्वेश्चन भी पूछेंगी कि फिर आपने क्यों नहीं उस्मान बुज़दार की नो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे। तो मैं ये कह रही हूँ कि इनके अपने जो लोग हैं ना PTI वाले, वो खुद इनके खिलाफ जो है ना वो नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे और ये जो हुकूमत है ये अपने बोझ पे गिरेगी। तो फिर आप किस लिए हैं? ये अपने बोझ पे गिरेगी। अगर एतमाद भी इनकी पार्टी ने लाना है, एहतजाज भी इनकी पार्टी ने करना है, तो फिर हमने इनको आवाम भी जलील कर रही है, इनके अपने PTI यानी कि ऑपोजिशन जो है PML मेरी बात सुनिए, वो बददुआओं पर ही है कि अल्लाह करे ये हो जाए और अल्लाह करे ये हो जाए। हमने अपने इत्तेहादी MQM ने कहा कि हम इनके साथ एनीमोर नहीं खड़े होना चाहते। इनके अपने इत्तेहादी PMLNQ अरे ना मैं आपका पूछ रही हूँ ना, MQM का छोड़े, MQM के इतने स्टेट्स ही नहीं है, आपका ताल्लुक MQM से नहीं है, PMLN से है। विनेश, हम क्यों इनको सियासी शहीद बनाए? ये अपनी परफॉर्मेंस अपने बोझ पे खुद गिरेंगे। ये इतनी गंदी यही बात करते करते आप 5 साल इंतजार करवा दीजिएगा। जमशेद चीमा भी NA 133 के इलेक्शन कैंपेन के लिए गया है ना, तो उसको जिस तरह लोगों ने गालियां दी कि आपने अवाम के ऊपर आपने कितनी महंगाई की, 3 साल में एक प्रोजेक्ट नहीं किया, इन्फ्लेशन इतनी हाई है, बेरोजगारी है, रिजल्ट बताएगा, रिजल्ट आ जाएगा 5 दिसंबर को पता चल जाएगा कि अवाम ने किसके हक में फैसला दिया है। अपनी करप्शन के बोझ पे गिरेंगे। जी आलिया हमजा, आपको एक और इम्तिहान का सामना है NA 133, जिसमें जमशेद चीमा वर्सेस शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा है और पता नहीं कांटे का मुकाबला होना है कि वन साइडेड मुकाबला होना है, लेकिन ये एक ऐसा मुकाबला है जो कि आपके लिए बहुत मानी रखता है। अब मैं सबसे पहले तो क्या ही कहूँ बीनिश, मैं कुछ बातें ज़रा सख्त करने लगी हूँ तो बीबी को कहिएगा ज़रा खामोश रहे, ठीक है। आपको याद है 1 मिनट की खामोशी जुम्मे के दिन पर तो हमारे पर बड़ा मजाक उड़ाया जाता था। अब ये जो जुम्मे के जुम्मे महंगाई का ये जो जलसियाँ करें वो क्या है? इनको महंगाई का क्या एहसास होना है? वो तो मैं ये कहती हूँ छोड़ दें। हम उस चीज़ के ऊपर जो भी इनके MPA के साथ हो रहा है हम बिल्कुल कंडेम करते हैं, लेकिन क्या ये कंडेम करेंगी जो खातूने अव्वल के बारे में ये लोग अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? जिस तरह की सियासत मरियम नवाज आकर करती हैं, ये उसको क्यों नहीं कंडेम करती? हमें तो शक पड़ता है कि वो सारी की सारी वीडियोस निकाल कर ही वही देती हैं, जिसके जो उनके हाथ से निकल रहा होता है उसकी वीडियोस वो रिलीज कर देती हैं। ये बात ये मत करें, पहले खवातीन की इज्जत करना सीखें और उसके बाद ये यहाँ पर आकर बात करें। आप एलिगेशंस ना लगाएं। नो
मैं आपको पूरा टाइम दूंगी, I'll give you time, please. बोल रही है एक दूसरे की बात नहीं काटी जाएगी। आपको इमरान खान साहब अपने मीडिया सेल में बुलाते हैं और कहते हैं झूठ बोलो, झूठ ना बोले, है ना, आप ज्यादा करिए, मैंने आपको पहले भी बहुत टाइम दिया है। झूठ ना बोले, you have to wait, झूठ नहीं बोले, लेकिन दलील से बात होगी और आपको दलील है, पूरा टाइम मिलेगा। नहीं झूठ मैंने आपको पहले भी बहुत टाइम दिया, झूठ ना बोले, एलिगेशन ना क्रॉस टॉक नहीं होगी, क्रॉस टॉक नहीं होगी। अपने टाइम पर जो भी मेरे पार्टिसिपेंट्स कुछ भी बोले, पार्टिसिपेंट झूठ ना बोले ना, आप अपनी बारी पे बोलिएगा ना, आप अपनी, मैं आपको टाइम दूंगी, प्लीज हैव फेथ, जस्ट रिलैक्स एंड लिसन टू हर। जी आलिया, मुकम्मल करें, यू हैव 2 मिनट्स। जी आलिया। जिनको ये नहीं पता कि आईएमएफ में हुकूमत कहाँ पर गई थी, कब गई थी, इनके दौर में गई थी, जो आकर इतने बड़े बड़े बोले ना, वो आकर सिर्फ शोर डाल सकती हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि उस दिन जब पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट मैच जीता, सारी कौम खुशियां मना रही थी, एक ही बुक से भरी हुई ट्वीट आई और वो नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान, यानी जब भी पाकिस्तान के अगेंस्ट ट्वीट होगी तो वो मरियम बीबी की तरफ से आएगी। मेरा तो सवाल है, हम तो अब लोगों को ये कह रहे हैं जिन्हें इंडिया की हार का अफसोस करने ना, वो अगर उन्हें कोई इंडियन एम्बेसडर नहीं मिल रहा तो वो जाती उम्रा तशरीफ ले जाए, इसलिए कि एक दिन पहले जो न्यूज आ रही है, फर्दर आप इसको रिकन्फर्म कर सकती हैं कि नवाज शरीफ साहब इंडियन एम्बेसडर से मिले हैं। और दूसरी न्यूज आ रही है ट्रिब्यून इंडिया की कि उन्हीं के साहबजादे जो खुद को पाकिस्तानी शहरी कहलाना पसंद नहीं करते, उन्होंने 12 लाख पाउंड का जुआ लगाया है इंडिया की जीत के ऊपर। ये आके हमें सबक देंगे, ये आके हमें सिखाएंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन्होंने कहा आपने क्या किया और हमने क्या किया, अब जरा सुनती जाए। हमने क्या किया, रेलवे बहाली का पहला फेज 2024 में कंप्लीट होगा, लेकिन हम वो कर रहे हैं। जलालपुर नहर, आज तक नहरी निजाम पंजाब में नहीं आया था, 2024 में मुकम्मल होगा, हम वो भी कर रहे हैं। महमद डैम का प्रोजेक्ट, दिया अमीर भाषा का प्रोजेक्ट, ये 2024 में एक प्रोजेक्ट और एक 2028 में कंप्लीट होना है। 10 बिलियन सुनामी 2028 में कंप्लीट होना है। जो हमारा ग्रीन एनर्जी के सारे प्रोजेक्ट्स हैं, पानी से बिजली बनाने का, 2030 में कंप्लीट होना है। इसी तरह से हम ये नहीं करते थे कि एक अंडरपास 6 महीने में बनाए और उसके बाद इश्तिहारों की हम यहाँ पर लाइन लगा दे। बात सिर्फ इतनी है कि आज हुकूमत जो कर रही है, मुझे एक बात बता दे, तो अक्टूबर 2015 के अंदर कितना टैक्स ले रही थी इनकी हुकूमत थी ना, बताएं उस वक्त कितना टैक्स था? उस वक्त टैक्स पूछ लेती हूँ आलिया पूछती हूँ मुझे पीपल्स पार्टी में आज हम टैक्स ले रहे हैं पेट्रोल के ऊपर, सिर्फ एक सेकेंड, आज हम पेट्रोल के ऊपर टैक्स ले रहे हैं 17%। जब ये लोग बात करते हैं और अगर इनका दौर होता ना, तो मैं पहले भी कहती हूँ ना कोविड के स्पेलिंग वजीर आजम साहब तब के ना अहल 3 दफा के याद होते, ना उन्हें जो है लोकस्ट के स्पेलिंग याद होते, और पेट्रोल की लेवी जो है ना, और पेट्रोल अगर 2018 लेकिन ये जरूर याद होता कि जापान और कोरिया का बॉर्डर सादा सी है, ये आए और ये सबसे पहले फैक्ट्स पे बात करें। फैक्ट्स पे बात करते हैं। फैसल आप हैं मेरे साथ, आपसे फैक्ट्स पे बात कर लूं। सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है, इतने प्रोजेक्ट्स के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बता दिया, इनकी अगले इलेक्शन की तैयारी पूरी है। लगता है अगले इलेक्शन में आपको और पीएमएलएन को कुछ नहीं मिलने वाला, जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स की लिस्ट बता दी आलिया हमजा ने। जी फैसल, फैसल है हमारे साथ? ओके, हिना योर टाइम टू रिस्पॉन्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अभी तक हम FATF की ग्रे लिस्ट पे क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि इमरान खान आता है और पाकिस्तान को चार्जशीट करता है। द रीजन वी स्टिल ऑन द ग्रे लिस्ट इज बिकॉज ऑफ इमरान खान, पहली चीज। दूसरी बात, मोदी की जीत की मुबारकबाद किसने दी? इमरान खान ने। कश्मीर को किसने बेचा? इमरान खान ने। फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान इंडिया चला जाएगा भारत तो वहां तो बहुत बड़ा जलसा होएगा। हमें पता है होएगा जलसा, क्योंकि आपने कश्मीर भेजा, भारत को बेचा है, तो इसलिए बिल्कुल ठीक कह रही है आलिया आप। पहली। दूसरी बात, आप लोगों ने क्या दिया इस मुल्क को? आपने मईशत की बदहाली दी है। हमारे टाइम पे इकोनॉमी 5.8 था GDP, अब कितना है? 3.3 से कम है, और कोरोना से पहले भी 1.9 चला गया था। आपने क्या दिया मुल्क को? महंगाई दी है। हमारे टाइम पे 4% थी इन्फ्लेशन, अब कितनी है?
14.4%। आपने क्या दिया मुल्क में? बेरोजगारी दी है। लोग पॉवर्टी लाइन से 2 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हो गए हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हमारे टाइम में लोगों को रोजगार मिल रहा था, हम इन्वेस्टमेंट्स प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे थे, बिजनेस स्टार्ट हो रहा था। आपने कोशिश ये की है कि लोगों को गुर्बत की लाइन से और नीचे लेके जाएं और लंगर खाने जरूर खोलें, इसलिए क्योंकि लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, लोअर मिडिल क्लास, वो भी पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए। आप लोगों ने ये जरूर किया कि आटा चोरी किया, चीनी चोरी की, अद्वियात चोरी की, LNG स्कैंडल में चोरी की, रिंग रोड स्कैंडल में चोरी की, और नीमा बाजी ने सलाई मशीनों से दुबई की प्रॉपर्टियां जरूर बना दी। तो बात यह है कि आपने इस मुल्क में कुछ डिलीवर नहीं किया। हाईएस्ट कर्जे हैं, फिर भी एक कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो आप लोगों ने स्टार्ट किया। हमारे प्रोजेक्ट्स पे तख्तियां लगाते फिर रही हैं। तो बात यह है, और उस्मान बुज़दार की भी आज देख लें कि उन्होंने सवाई तौंचा शरीफ पे हाईएस्ट बजट दिया है, और सेकंड मियां वाली। तो क्या किया आपने? आप जो ये बातें कर रही है ना सारी प्रोजेक्ट्स की, ये सिर्फ पेपर्स पे बात है। आप जाए आज अवाम में, जमशेद चीमा साहब से पूछे, NA-133 में जाएंगे, लोग कैसे गालियां दे रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं कि महंगाई कितनी है, आटा कितना इंक्रीज हो गया, चीनी की क्या प्राइस है, 90 रुपए आप लोगों ने कहा था। अच्छा, मैं भी थोड़ा सा पानी पीऊंगी और हिना भी थोड़ा सा पानी पिएगी और आलिया भी थोड़ा सा पानी पिएगी, और हमें ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे एंड विल रीस्टार्ट अगेन। विल बी बैक। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आलिया हमजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, हिना परवेज भट्ट PMLN से, फैसल कुंडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आलिया हमजा, कहाँ शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ? अब तो डॉलर 175 पर, और पता नहीं मजीद उसने कितना ऊंचा जाना। और फिर आप बहुत मासूमियत से कह देते हैं कि आपने तो महंगाई के अंदर सुधार किया है, महंगाई कहाँ है? मैं सिर्फ एक बात का जवाब दे दूं। सबसे पहले तो यहाँ IMF की बात हुई। मुझे ये बता दें, IMF में ले जाने वाला कौन था? IMF में ले जाने वाली PMLN की हुकूमत थी। और ये बार बार ये कह रही है ना, और ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए आपको पता है कि FATF ने उस दिन क्या शराइत पेश किए हैं? उन्होंने ये कहा है कि जो चोर खानदान थे उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में तेजी लाई जाए। अब मुझे ये बता दें, ये तो जान भी नहीं छोड़ते हमारे, ना इनके केसेस कंक्लूड होंगे, ना पाकिस्तान के पंडोरा पेपर्स। आपकी बारी पर वेट फॉर 2.5 वही वाली बात है। अब नहीं आलिया मुकम्मल करें, है ना, अपनी बारी पे बोलेंगे। बोले। नहीं हाँ जी, अभी आज है ना, हमने तो खते गुर्बत से अवाम को नीचे ले गए। ये जी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है। ग्लोबल वो हंगर इंडेक्स से कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत में वी वर सेकंड हाईएस्ट हमारा स्कोर था नीचे से। इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, हम 92 पर आ गए हैं 116 से। तो मतलब हंगर इंडेक्स ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? यहाँ पर बैठ कर ऐसी बातें करना और जिनका कोई सर पैर ना हो वो ये जरूर करती रहे, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि ये फिगर्स पर बात क्यों नहीं करती हैं। फिर मेरे पास क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स रेटिंग है, और ये रेटिंग जो है इसमें यह है कि पाकिस्तान के अंदर 2% 2018 से आम आदमी की जिंदगी में जो मयार है वो बेहतर हुआ है, जबकि इंडिया में -16% और ईरान में -31 हुआ है। इंडिया के एग्जाम्पल मैं इसलिए देती हूँ कि इनका बड़ा रिश्ता है इंडिया से, क्योंकि जाहिर है इन्होंने पगड़ियां उनको पहनानी है, इन्होंने शादियों में उनको बुलाना है, इन्होंने मैच की मुबारकबाद उनको देनी है, इन्होंने मैच हारने पे सोग उनका मनाना है। आपको पता है ना, इन्होंने मैच हारने पे उनका सोग मनाना है, इन्होंने उनके डिप्लोमेट से मुलाकात करनी है, इन्होंने उनकी जीत के ऊपर जुए लगाने हैं। तो मुझे ये बता दें कि कौन यहाँ बैठकर मोदी का नाम, वो जो स्टील का ग्लास पकड़ के बीबी आ जाती है, उन्होंने आज तक मोदी का नाम पूरी इलेक्शन कैंपेन में नहीं। अच्छा, अभी आप कह रही थी कि खातून अव्वल के ऊपर कंडेमनेशन होनी चाहिए, और आली अभी आप वही बात कर गई। मेरी एक बात एक मिनट, तूने अव्वल का सियासत से कोई ताल्लुक है? मुझे बता दें, क्यों उनका नाम आप लोग बीच में लाते हैं? क्या वो एक पब्लिक फिगर है? क्या मरियम नवाज पब्लिक फिगर नहीं है? उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सियासत नहीं करती हैं, वो आती हैं। लेकिन ये नहीं कह सकती कि आपके खाते में अव्वल की सियासत में ताल्लुक नहीं है। आमिर के पास जाकर वज़ीर आज़म के लिए टोटके लेने करिए। मैंने कब कहा है ये बात? सिर्फ इतनी है, बात इतनी सी है कि वो एक पब्लिक फिगर हैं। क्या वो आके हर वक्त वो तो खैर अपने चचा और अपने कजन को भी पीछे छोड़ने के चक्कर में पता नहीं उनके साथ क्या हाल करती हैं। एनी हाउ, चले जी आगे आपका पॉइंट। यस है ना, नाउ इट्स योर टर्न।
मरियम नवाज पे तनकीद हो सकती है, खातून अव्वल पर तनकीद नहीं हो सकती, और उसकी लॉजिक उन्होंने दी है जो काफी लॉजिकल है। हाँ, इन्होंने लॉजिक दिया, मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ, कह रही है खातून अव्वल का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन थोड़ा सा हमें ये भी एलैबोरेट करती जाएं कि आई डोंट नो कि 19 नवंबर के बाद 20 नवंबर क्यों तकर्री का दिन किया है, क्योंकि अभी हम आज देख रहे थे कि ल्यूनर एक्लिप्स जो है जिसे कहते हैं चांद ग्रहण, वो 19 नवंबर को ख़त्म होना है। तो मैं किसी को फिंगर पॉइंट नहीं कर रही, लेकिन वो बताए ना इसमें क्या रीजंस क्या है। हमने तो मरियम बीबी ने तो किसी का नाम ही नहीं लिया था, आपकी खुद टीम आके डिफेंसिव पे हो गई। हम तो सारी खवातीन की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और मैं खातून अव्वल की भी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन ये कहना कि सियासत से ताल्लुक नहीं है, ये मुझे नहीं लगता। दूसरी चीज इन्होंने कहा FATF लेकिन वैसे मैं बताऊं, एक करेज भी होना चाहिए नाम लेने का। मतलब मरियम इतनी दिलेर किस्म की सियासत करते हैं, अगर वो नाम लेने की हिम्मत नहीं रखती तो फिर इशारा भी नहीं लेना चाहिए था। बिकॉज़ ये मरियम नवाज को सूट नहीं करता, क्योंकि वो हमेशा जो भी बात करती है नाम लेकर ये तो लेते हैं ना नाम। आप जिसके बारे में भी बात कर रहे थे, आप लोग जिसको भी टॉन्ट कर रहे थे, नाम ले लेते, ये आपकी सियासत को सूट करता। चले कंटिन्यू करें। आपको किसने कहा है कि हम खातून अव्वल के बारे में बात करते हैं? आप मुझे बताएं जिसके बारे में कर रहे थे, क्यों ये परसेप्शन मुल्क में ये बारे में आप मुझे बताएं कि मुल्क में ये क्यों परसेप्शन क्रिएट हुई हुई है कि उस्मान बुज़दार एन से इमरान खान, मतलब ये परसेप्शन क्यों क्रिएट हुई है? आपने ये परसेप्शन नहीं, अवाम में क्रिएट हुई हुई है, ओवरऑल क्रिएट हुई हुई है। उस्मान बुज़दार इतनी बुरी परफॉर्मेंस दे रहा है, चेंज क्यों नहीं कर रहे उस्मान बुज़दार को? तो जिन पे ये बनता है ना, वो आके बताए, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दें कि क्यों ये परसेप्शन क्रिएट होती है। दूसरी बात, इन्होंने FATF की बात की, करप्ट खानदान की। मुझे नहीं पता FATF ने किन करप्ट खानदान का नाम लिया, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि जो पंडोरा पेपर्स में आपके वुज़रा का नाम आया, जिनके ऊपर आपने नैब की ऑर्डिनेंस दी और एक NRO देने की कोशिश की, उनके ऊपर ज़रूर एहतसाब कर लें। आज के लिए तीनों पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला मैं कल मुलाकात करूंगी। गाइस प्लीज एंजॉय योर मैच, और आपके फीडबैक हमें इंतजार रहेगा। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।